सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2। और सीजन 2 के आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में भाई तुम्हें क्या ही मजा आने वाला है, बिकॉज जो अकेडमी कंपटीशन है वो शुरू हो चुका है गाइस। और साथ ही यहाँ पर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पे मोशन का सामना करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में तुम लोगों को बताया था कि सेंट स्पिरिचुअल अकेडमी और यहाँ पे मोशन, इनके बीच बहुत ही तगड़ी वाली बैटल देखने को मिलने वाली है। और बस यही से द ग्रेट रूलर की स्टोरी जो है वो पीक पकड़ने वाली है। और आने वाले जो एपिसोड्स है ना, आने वाले वीक्स में तुम्हें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक लास्ट वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो यार कर लेना, तभी जाके तुम्हें स्टोरी में आगे कुछ समझ आएगा। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, रिकैप में नहीं दूंगी, तुम लोग जाके चेकआउट जरूर कर लेना, बिकॉज़ बहुत सी डिटेलिंग है और हर चीज मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। बट फिलहाल के लिए इतना जान लो कि यहाँ पर मूचन समेत जो बाकी सारे लोग थे ना, बाकी सारे एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, वो लोग यहाँ इस मिस्टीरियस फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक मिस्टीरियस सा बंदा था जो कि अपने लोगों के साथ मिलकर ना यहाँ के लोगों को बहुत बुरी तरीके से हंट कर रहा था। और इसी के चलते मूचन और मिस लोली और इनके साथी जो थे ना, इनके ऊपर भी हमला हो जाता है और ये लोग भी इससे बचना शुरू कर देते हैं। और यही से आज के वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे लोली और मूचन और जो उसकी पूरी टीम थी यहाँ से भाग रहे थे। अब रास्ते में इनके ना बहुत से ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, लेकिन लोली और मूचन उसे निपटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब बड़े बड़े टेंटिकल्स दिखने लगते हैं तो मूचन भी समझ आता है कि यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अब जैसे ये टेंटिकल्स इनके ऊपर हमला करने जाते हैं ना, तभी यहाँ पे वो किंग शैन से कहने लगता है कि इन सभी को हमारे लिए खत्म करो। अब किंग शैन भी हवा में जंप करते हुए इन सभी को निपटाती जाती है। और फिर वो फेंग से कहता है कि लेफ्ट से जो भी अटैक हो रहे हैं उसे रोकने की जिम्मेदारी उसकी है। लोली की जिम्मेदारी थी पीछे को संभालना, यानी कि इनके बैक को गार्ड करना। अब ये लोग एक सर्कल का फॉर्म लेते हुए ना यहाँ पे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो उसके बॉस गिरी देखता है ना लिu जिंग, तो वो कहने लगता है कि तुम ऑर्डर देने वाले आखिर होते कौन हो, हमें पता है हमें क्या करना है। ये कहते हुए वो फ्रंट की साइड आ जाता है, यानी कि अपनी साइड छोड़ देता है, जिसके चलते यहाँ उसके लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। जो देखते साथ ही मूचन को अब यहाँ पे जो राइट साइड है उसे गार्ड करने के लिए जाना पड़ता है। और वो यहाँ पर जाकर उन टेंटिकल्स को काट करना उसके लोगों की जान बचा लेता है। लेकिन तब तक यहाँ जैसे अपने लोगों पे हमला देखता है तो लिu जिंग का ध्यान भटक जाता है और तभी उसके ऊपर हमला हो चुका था। पर तभी फेंग उस अटैक को भी रोक लेता है। अब ये देखकर लिu जिंग समझ जाता है कि मूचन सही कह रहा था, हमें एक टीम की तरह वर्क करना होगा। यहाँ पर कोई भी अपनी मनमानी तो नहीं कर सकता अगर उसे सरवाइव करना है तो। अब इस दौरान उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक भी हो चुका था, लेकिन वो उन टेंटिकल से जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन पॉइजन का एक छोटा सा ट्रेस ना उसकी बॉडी में लग चुका था। वहीं दूसरी तरफ मिस लोली जो यहाँ इन लोगों से फाइट कर रही थी, सडनली वो देख पाती है कि यहाँ पे ये टेंटिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो वो यहाँ पर अपनी स्पॉट स्ट्राइक से इन सभी को निपटाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे वो अपनी लो स्वॉर्ड को निकालते साथ ही ना उसके जरिए से इतना पावरफुल अटैक करती है कि यहाँ पर एनर्जी का एक ऐसा सर्कुलर फॉर्म बन जाता है कि रास्ते में जो भी आता है ना उसे वो निपटा के रख देती है, बीच से काट के रख देती है। ये जो सारे टेंटिकल्स थे ना, इन सबके वो टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी यहाँ जैसे ही लोली सब कुछ शांत कर देती है ना, तो वो यहाँ दोनों से कहने लगती है कि ये वक्त नहीं है बहस करने का, हमें एक साथ सर्वाइव करना होगा, एक साथ एक टीम की तरह काम करना होगा। अब तभी मूचन कहने लगता है कि अगर तुम्हें हीरोपंती दिखाने का इतना ही शौक है तो तुम यहाँ से बाहर निकलने के बाद दिखा देना, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे लोगों की जान जाने वाली थी, यहाँ तक कि मेरे साथी फेंग यान की जान भी खतरे में थी सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। जिसमें वो उल्टा भड़कते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मुझे भी चोट लगी है, अब मेरे शरीर में भी पॉइजन लग चुका है। जिसपे उसके जो टीममेट्स थे वो कहने लगते हैं कि पर कैप्टन, आपको समझना होगा कि अभी अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ गवा दिया होता, अगर मूचन और उसकी टीम ना होती तो शायद हम मारे जाते। इसमें दूसरा साथी कहने लगता है कि हाँ कैप्टन, शायद हमें कुछ देर के लिए मूचन को सुनना चाहिए, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। जिसपे भाई उसका पारा तप जाता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम किसका साइड पे हो, तुम मेरे टीममेट्स हो और तुम किसकी साइड ले रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, हमें भी चोट लगी है और ये बस मामूली सी इंजरीज है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही वो माइनर इंजरीज कहता है तो उसके शरीर पर वो जो पॉइजन था ना वो एक्टिवेट हो जाता है। इवन की फेंग जिसकी बॉडी पर भी ये पॉइजन कहीं ना कहीं लग चुका था, उसे भी पेन होता है। वो कहता है कि ये जो पॉइजन हमारी बॉडी में पहुंच चुका है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे के पूरे शरीर को जैसे पैरालाइज कर रहा हूँ, मैं तो अपने हाथ तक को फील नहीं कर पा रहा। अब तभी यहाँ पे मूचन बिगड़ती हुई सिचुएशन को देखकर दोनों से कहने लगता है कि यहाँ आओ। तभी फेंग उसके पास जाता है और फिर मूचन बताने लगता है कि मुझे याद है जब मूलोंगजी का हम सामना कर रहे थे तो ब्रदर शेन चेंगशेंग और जो ली ज़ुआनटोंग है, इन दोनों को मैंने डिटॉक्सिफाई किया था। कहते हुए वो अपने फिंगर के जरिए से ना उसके बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। अब तभी यहाँ पे फेंग से कहने लगता है कि कैप्टन प्लीज थोड़ा आराम से करो यार, थोड़ा जेंटल होके काम करो। जिस पे मूचन से कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा था कि तुम दूसरों की मदद करो। हाँ, जिसके बाद वो उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है और यहाँ पर फेंग पहले से बेहतर कंडीशन में था। अब तभी मूचन यहाँ पे लिu जिंग को भी बुलाता है, वो उसके पास जाता है और वो कहने लगता है कि देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ा जेंटल होके काम करना है। और मूचन उसके घाव पे ना सीधा अपने दोनों फिंगर्स का घसा देता है, जिसके चलते उसे पेन होता है और एक झटका सा फील होता है। लेकिन अगले ही पल वो ठीक भी हो चुका था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि देखो तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो ना। तो मूचन उसकी उंगलियों का ना ऐसे मरोड़ते हुए कहने लगता है कि अभी पूरा काम हुआ नहीं है। और जिसके बाद भाई मूचन यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी को ठीक कर देता है। अब तभी फेंग कहने लगता है कि कैप्टन, हमें शायद यहाँ से निकलना चाहिए, अगर हम ज्यादा देर तक बस यहीं बैठे रहे ना तो फिर सब कुछ तो खत्म हो जाएगा हमारे लिए। हमारे
हमारे हाथ फिर कुछ लगने नहीं वाला। यहाँ पे लियोजिंग उसकी सारी बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं वो मूचेन को थैंक्स कहना चाहता था कि वो इसके चलते उसकी और उसके अपने टीममेट्स की जान बच पाई। तो वो थोड़ा सोचता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता अचानक से एक पर्पल लाइटिंग इन्हें नजर आती है और ये लाइट सीधा आसमान से जा टकराती है, जिसके चलते सभी का ध्यान उस ओर जाता है। और ये लाइटनिंग देखते साथ ही लियो बताने लगती है कि ये साउथ ईस्ट से आ रही है और यहाँ से 3000 मीटर की दूरी पर दो लोग फाइट कर रहे हैं, या फिर शायद इससे भी ज्यादा। अब तभी मूचेन समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी आ चुकी थी अपना तांडव मचाने के लिए और लिटरली उसके रास्ते में जो कोई भी आता है ना वो उसे निपटाते हुए आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ पे कैप्टन तांग मायर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और जो मैरियट फिनिक्स एकेडमी के जो बाकी सारे स्टूडेंट्स थे, यानी कि उसकी टीम के जो बाकी के मेंबर्स थे, वो अपने कैप्टन को सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और यहाँ पे सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का कैप्टन शिया हुआ वो यहाँ अपना डोमिनेंस साबित करके बहुत ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि जितना मैंने तुम्हारी एकेडमी के बारे में सुना था उतने भी तुम लोग खास नहीं निकले। इस दौरान यहाँ पे तांग मायर कहने लगती है कि तुमने तो हम पर तब हमला किया जब हम लोग जख्मी थे, हम कमजोर थे, तब तुमने छुप के हमला किया और ऐसे तुम अपना डोमिनेंस साबित करते हो। मानना पड़ेगा सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, क्या तकनीक है तुम्हारी। अब तभी उसकी टीममेट अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही उसकी तरफ तान देती है और कहती है शिया हो मुझे जवाब दो, आखिर ये सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी मैरियट फिनिक्स एकेडमी के ऊपर अपना वॉर डिक्लेयर कर रही है क्या। यहाँ पे जैसे वो उसकी बात सुनता है ना, शिया हो बेशर्मी के साथ इसकी बॉडी को नथिंगनेस में बदल देता है। यहाँ पे पल भर में वो पूरी तरीके से मिट चुकी थी। ये देखकर तो तांग मायर की बिल्कुल सटक जाती है, उसका खून ऐसे उबाल मार रहा था। वो चिल्लाते हुए उसका नाम लेती है और कहने लगती है कि शिया हो आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई। पर तभी वो लड़खड़ा के वहीं पे गिर जाती है। अब तभी यहाँ पे जो शिया हुआ था ना वो बेशर्मी के साथ इनके पॉइंट्स को कलेक्ट करने के लिए उस टोकन को अपने पास रखने लगता है, लेकिन सडनली उसके हाथ से कोई इस टोकन को छीन लेता है। मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन भी आ चुका था और ये और कोई नहीं बल्कि अपनी मूचेन और उसकी टीम थी। और मूचेन कहने लगता है कि मानना पड़ेगा सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के मन में जो आता है ये लोग वही करते हैं ना। अब शिया हुआ तो यहाँ पे फेंग यांग को ही कैप्टन मानता था, तो वो उसे देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे आ ही गए। और मूचेन को देखकर वो मु फेंग यांग कहने लगता है। अब यहाँ पे फेंग जो था ना उसे वापस से कैप्टन गिरी शुरू करना पड़ता है, वो आगे आ जाता है। तभी यहाँ पे शिया वो कहने लगता है कि देखो मूचेन, अगर तुम अपने टीममेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते ना तो मुझे बोल दो, मैं उसे बहुत इजीली कंट्रोल कर दूंगा, फिर मुझे बाद में मत कहना। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि दोबारा किसी के काम में टांग अड़ाने के बारे में वो सोचेगा भी नहीं। अब यहाँ पे फेंग जो है मूचेन की ओर देखने लगता है। तभी यहाँ पे फेंग भी बहुत कैप्टन गिरी दिखाते हुए कहने लगता है कि आखिर कब से भाई तुम्हारी सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी हमारे नॉर्दर्न एकेडमी के स्टूडेंट्स को ज्ञान देने लग गई है। जिसमें मूचेन भी कहने लगता है कि बिल्कुल सही, और आगे आता है और कहने लगता है कि क्या तुम हमारे कैप्टन को सिखा रहे हो कि अपनी टीम को कैसे लीड करना चाहिए। अब तभी ये कहते हुए सारे के सारे लोग यहाँ पे अपने अपने वेपन्स को निकाल चुके थे। तभी यहाँ लियोजिंग भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और कहने लगता है कि घायल महिला के ऊपर हमला करना तुम्हें शोभा नहीं देता और हमारी डेसोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी ऐसे लोगों के साथ वार्म अप करने में जरा भी हिचकिचाएगी नहीं। तभी ये सुनकर शिया हो भाई आगे बढ़ता है और यहाँ पे ऑरा फॉर्मिंग देखना है। यहाँ पे जैसे को अपना पैर रखता है ना, चारों तरफ उसका डोमिनेंस साबित हो रहा था। सबके सब उसके प्रेशर को फील करने लगते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मूचेन आगे आकर अपना कदम नहीं उठाता। और जैसे ही वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है कि दोनों की ऑरा ना ऐसे एक दूसरे से क्लैश करती है। चारों तरफ सभी लोग इनकी ऑरास को फील कर पा रहे थे। अब तभी यहाँ पे इससे पहले कि ये दोनों फाइट करने ही वाले थे, इस दौरान उनका एक बंदा यानी कि शाओ का एक बंदा कहने लगता है कि कैप्टन हमें निकलना होगा, क्योंकि एक साउंड वेव इन लोगों के कान में पड़ चुकी थी, जिसके चलते शाओ कहने लगता है कि मानना पड़ेगा क्या किस्मत पाई है तुमने। ठीक है चूहे, जितना उछलना है उछल ले, क्योंकि तेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। अगली बार जब हमारा सामना होगा ना, मैं सबसे पहले तुझे ही निपटाऊंगा। ये कहते हुए वो अपने टीममेट्स के साथ यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही भाई फेंग यांग की तो हालत बिगड़ चुकी थी। और तभी मूचेन को देख कर ना यहाँ पे जो तांग मेयर वो समझ आती है कि असली कैप्टन कौन है और वो उसके पास जाकर कहने लगती है कि तुम मूचेन है ना। मूचेन हाँ में जवाब देते हुए इनका डिवाइस इन्हें लौटा देता है। और तभी इनके जो बाकी के टीममेट्स थे वो अपने दूसरी टीममेट्स को खोने पर बहुत ज्यादा भावुक थे। तभी तांग मेयर कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, जो वादा हमने उससे किया था हम जरूर निभाएंगे, हम साथ मिलकर फाइनल्स तक जरूर जाएंगे। जो सफर वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन जिसकी प्लानिंग हमने साथ मिलकर की थी हम उसे पूरा जरूर करेंगे। द ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते और रोने से तो कुछ भी हल नहीं होने वाला। लेकिन सडनली वो जो टीममेट्स थी ना वो चोक करने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन काफी ज्यादा फैल चुका था। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन जाती तब तक मूचेन पहुंच जाता है और कहने लगता है कि इसके मेरिडियंस तक इसके पॉइजन पहुंच चुकी है, लेकिन अगर हम इसे ट्रीट करें और इसे बाहर निकालने की कोशिश करें तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होगा। जिस पे वो कहने लगती है कि हम मैरियट फिनिक्स पीपल, हमारी लेडीज कोई डेलिकेट फ्लावर्स नहीं है, हमें हर दर्द से उभरना आता है, तो प्लीज तुम शुरू करो। जिस पे मूचेन अब इन सभी को ट्रीट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे बाकी सारे मेंबर्स आसपास की जगह को गार्ड्स करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजों को निपटाने के बाद मूचेन और उसकी टीम जाने लगती है, लेकिन तभी तांग मेयर आगे आकर इनका शुक्रिया अदा करती है और कहने लगती है कि अगर आज तुम ना होते और तुम्हारी टीम ना होती तो शायद हम लोग सर्वाइव ना कर पाते, और इसके लिए हम तुम्हारे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये कहते हुए वो
मोशन को अपनी टीम के आधे पॉइंट्स देने लगती है, लेकिन मोशन लेने से मना कर देता है, जिसपे तांग मायर कहने लगती है कि प्लीज मना मत करना, ये बस कोई पॉइंट्स नहीं बल्कि ये एक सिग्नल भी है कि जिसके जरिए से हम तुम्हारे साथ अलायंस को फॉर्म करना चाहते हैं। जिसपे मोशन बताता है कि तुम लोगों का स्टैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो शिया हुआ कर रहा था वो कहीं से भी सही नहीं था, और दूसरी बात क्यानर तुम्हारी टीम में है और मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं उसके साथ टीम अप करूं। अब जैसे क्यानर का नाम सुनती है ना तांग मई, तो मन में कहने लगती है कि मानना पड़ेगा उसकी आंखें बड़ी तेज है, उसने सच में बहुत ही जेंटल पर्सन को चूज किया है। तब मैं समझी कि क्यों वो दिन रात बस इसी के बारे में सोचे जा रही थी। अब तभी यहाँ पे फैंग के दिमाग में पता नहीं कौन सा मैसेज जाता है कि वो यहाँ पे लोली से कहने लगता है कि लोली तुम देख रही हो ना, ये जो कैप्टन तांग माहिर है ये मूचन की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है, मतलब इसके मन में कुछ तो चल रहा है। ये सुनकर ना किंग शॉन उसे पकड़ के दूर ले जाती है और कहने लगती है कि ड्रामा देखना बंद करो, हाँ ये क्या तुम उनके बीच में फसाद डालते फिरते हो। जिस पे कैप्टन माहिर कहने लगती है कि देखो जो रीजन तुमने बताया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर बात सिर्फ शिया होगी होती ना तो हम अकेले ही उसे निपट लेते। लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हम पर एक मिस्टीरियस ग्रुप के लोगों ने हमला किया, जो कि यहाँ के फॉरेस्ट को, इवन की यहाँ के फॉग, हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ये सुनते साथ ही लियू जिंग कहने लगता है कि एक बात याद रखना, जो लोग अंधेरे में छिपकर दूसरों पे हमला करते हैं ना ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि छिपे हुए दुश्मन का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो मोशन से यही कह रहा था कि बेहतर यही होगा हमारे लिए कि हम इसके साथ अलायंस बना ले। देखा यार मेरा वो फेवरेट ऐसे ही नहीं है, मतलब कमाल का है यार, तुम भी मानते हो। तभी कैप्टन मायर कहने लगती है कि कैप्टन मोशन जरा सोच के देखो, नॉर्दर्न हेवेंस, मैरियट फीनिक्स एकेडमी, डेजोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी, अगर तीनों मिलकर एक टेम्पररी अलायंस को फॉर्म कर लेते हैं तो इसमें तीनों का ही फायदा है। हम तीनों एक दूसरे की मदद करते हुए इस रून्स के बिल्कुल टॉप तक पहुंच सकते हैं और जिसके बाद हम सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो बताओ अब तुम्हारा क्या कहना है। अब यहाँ पे वो लूली और बाकी सब की तरफ देखता है, वो लोग भी हमें जवाब देते हैं। तो मोशन कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन बस मेरी एक कंडीशन है कि जब भी हम शिया हो या फिर किसी अनजान दुश्मन का सामना करें तो कोई भी यहाँ पर हीरोपंती दिखाने के लिए अपने टीममेट्स की जान को खतरे में नहीं डालेगा। अब यहाँ पे ये सुनकर ना जो लियू जिंग था वो कहने लगता है कि हाँ पता है तुम किससे कह रहे हो। तभी यहाँ कैप्टन मायर को तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो कहने लगती है कि चिंता मत करो, शिया हो के साथ जो हमारा स्कोर है ना उसे तो हम खुद ही सेटल करेंगे और हम तुम्हारे पर कभी भी बर्डन नहीं बनेंगे। ये सुनकर मोशन कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर आज से हम तीनों का टेम्पररी अलायंस शुरू होता है। ये कहते हुए वो आगे आती है और मोशन से हाथ मिलाने जाती है, लेकिन तभी लूली आकर उससे हाथ मिला लेती है। ये देखकर मायर खुद भी हैरान थी, लेकिन लड़की समझदार है, समझ चाहती है कि हाँ भाई ये कौन है। मैं होती मैं कहती दूर हट, बाहर में जाए तुम्हारी अलायंस। अब तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि शिया हो उसी जगह पर उसी मिस्टीरियस मैन से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जिसके पास जाकर वो सारी खबर दे देता है और वो कहने लगता है कि क्या इतने सारे लोग। जिस पे शिया हो कहने लगता है कि अगर ये विसल की आवाज मुझे ना सुनाई देती और मैं यहाँ पे ना आता तो मैं अब तक बाकियों को भी निपटा चुका होता। जिस पे ये ब्लैक रोब वाला बंदा से कहने लगता है कि आखिर तुमने उस लड़की को क्यों मारा, तुमने इतने अच्छे और नेचुरल फर्टिलाइजर को ऑलरेडी मेरे लिए जाया कर दिया। अब ये सुनकर शिया हो कहने लगता है कि आखिर अच्छे फर्टिलाइजर से तुम्हारा क्या मतलब। जिस पे वो यहाँ पर अपना सारा प्रोसेस बताने लगता है कि कैसे उनकी बॉडी से सारी नरिशमेंट को अब्सॉर्ब करने के बाद ये जो पेड़ है ना जो कि मेरे डिफेंस में काम करते हैं, इनके रूट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके बाद आगे चलकर ये बेहतरीन फ्रूट्स भी देते हैं और जिनकी जो सीड्स होती है ये और ज्यादा कमाल की हो जाती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ा वेट कर लो, और वैसे भी जो फ्रूट तुम्हें हासिल होगा ना वो देखकर तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे हेवन ने तुम्हारे लिए किसी गिफ्ट को खुद प्रिपेयर किया हो। ये सुनकर यहाँ पे शिया हुआ कहने लगता है कि ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा और तब तक मैं किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस सब का फल क्या निकलता है। जिस पे वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्द तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले का जो फर्टिलाइजर बैच था वो पहले ही हमारे पेड़ों की जड़ों को नरिश कर चुका है, और ये जो डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री है ना इसकी जड़ें पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और बस किसी भी वक्त फल तुम्हें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम हम डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री को भी देख पाते हैं। वही दूसरी तरफ मूचन और उसकी टीम यहाँ पे एक अजीब से सेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, एक ऐसी खुशबू जो कि असल में उसी डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री जैसी लग रही थी, और यहाँ पे ये लोग इसे ही स्मेल करते हुए इसके करीब पहुंच जाते हैं। अब तभी यहाँ पे जिन लोगों को लेजेंडरी डिवाइन स्पिरिचुअल फ्रूट के बारे में पता है वो लोग तो इस पेड़ को देखते साथ ही पहचान जाते हैं, और कहा यह जाता है कि इस फ्रूट के जरिए से जो हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के जो कल्टीवेटर्स है ना वो लोग ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। तभी कैप्टन मायर के टीममेट्स कहने लगते हैं कि कैप्टन हमें आगे बढ़ना होगा, वरना बाकी सब लोग हमसे पहले आकर अपना हाथ साफ कर लेंगे, लेकिन वो सबको रोकने लगती है। मोशन भी सभी की हरकतों को देख रहा था, लेकिन यहाँ पे जो जेन किंग था ना, यानी कि वही मिस्टीरियस फिगर जो कि अंधेरे में रहता है, वो बताने लगता है कि एक बार लोग जब यहाँ पे इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आएंगे ना तो वो लोग हमारे जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि वो लोग जिस फ्रूट को हार्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं वो लोग तो उसी का फर्टिलाइजर बनने के काम आएंगे। उनके अंदर का लालच ही आज उनकी जान ले लेगा। अब यहाँ पे तभी हम देख पाते कि एक बैच जैसे ही आगे जाता है ना तो उनमें से एक बंदा जाते साथ ही इमीडिएटली उस फ्रूट को पकड़ते साथ ही हार्वेस्ट कर लेता है, यानी कि जैसे ही वो उसे तोड़ता है ना तो वहाँ पर एक और फ्रूट अपीयर होता है, जिसके बाद वो दूसरा तोड़ता है तो तीसरा आ जाता है। तो वो बंदा खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर सभी के लिए इनफ है, तो किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं है, हम जितने चाहें उतने यहाँ पे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब सभी लोग
खुशी के मारे पागल से हो चुके थे। तभी मूचन यहाँ पे सभी को बताने लगता है कि इसकी जो खुशबू है वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, किसी को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब यहाँ उसकी बातें सुनकर लियू जिंग के लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि कैप्टन मूचन कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहे हैं। जरा उन लोगों को देखो, वो लोग तो ऑलरेडी जाकर आराम से इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं और इन्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा। जिस पे यहाँ पे जो कैप्टन मेयर है वो भी बताने लगती है शायद तुम लोगों को दिख नहीं रहा, लेकिन जो स्पिरिचुअल ऑरा फ्लक्चुएशन है इस बाउंड्री के अंदर ये बहुत ज्यादा है और इवन कि इसका जो सोर्स है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इससे पहले हमने जिन टेंटिकल्स और जिन ट्रीज से सामना किया था, बिल्कुल वैसा। तो ऐसा लग रहा है कि ये उसी का पार्ट है। अब तभी यहाँ पर अचानक से ये सब के सब पागल से हो जाते हैं। जिनके हाथ भी वो फ्रूट लगता है धीरे धीरे करके वो रेड कलर का हो जाता है और अचानक से वो एक्सप्लोड करते साथ ही इन कल्टीवेटर का जो ब्लड एसेंस है उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ ये नजारा देखकर मूचन कहने लगता है कि ये कोई डिवाइन ट्री नहीं बल्कि एक डेमोनिक प्लांट है जो कि कल्टीवेटर के ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करके खुद को नरिश करता है। जिसके बाद ये सो कॉल्ड डिवाइन ट्री ना अपने असली रूप में आ चुका था और इसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है और हमें बताया जाता है कि असल में ये एक डेमोनिक स्पिरिचुअल ट्री है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो जेन किंग है वो भी जोर जोर से हंस रहा था जब ये सारा नजारा वो दूर से देखता है। तभी मूचन को जो कैप्टन माहिर है वो शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर आज तुम ना होते तो हम भी इस ट्रैप में फंस चुके होते और कब का अपनी जान गवा चुके होते। अब तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके ये जो ट्री है ये अपने असली फॉर्म में आने लगता है। अचानक से इसके अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं और एक ह्यूज से एनर्जी एक्सप्लोजन के साथ हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाया जाता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे जो फैंग और उसके पार्टनर किंग शुआन है वो देखते साथ ही पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो डिवाइन वुड पैलेस है। लूली बताने लगती है कि क्या इसका मतलब ये है कि ब्लड सैक्रिफाइसेस के जरिए से इस एंशिएंट पैलेस को ओपन किया जाता है। जिसमें मूचन बताने लगता है कि जो भी टीम यहाँ पे आती है इस रूम के अंदर उनके पास वो जेड स्लिप्स होता है जिसके जरिए से ही वो लोग इस जगह को ढूंढ पाते हैं, वरना इतने बड़ी जगह पर इस जगह को एग्जैक्टली सभी लोग सेम टाइम पे कैसे ढूंढ पाते हैं और सब लोग घूम फिर के आखिर यहाँ पर ही क्यों आते हैं। तो जाहिर है ये पहले से ही प्रिपेयर किया गया मास्टरमाइंड गोल है। यहाँ पे तभी लियू जिंग कहने लगता है कि अगर ये सच में किसी की बिछाई गई जाल है तो फिर तो हमें इससे दूर रहना चाहिए ना, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और बाकी कहीं और जाके पॉइंट्स कलेक्ट करने चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो जान का खतरा है। जिस पे मूचन उससे कहने लगता है कि हम इतनी दूर आए हैं और इस टूर्नामेंट का ये हिस्सा है, अगर किसी ने हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर भी रखी है तो जाहिर है यहाँ आगे रिवॉर्ड्स भी होंगे और जब हम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन ही चुके हैं तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि किसी ने हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रखी है। ये कहते हुए मूचन सभी को लीड करते हुए आगे निकल जाता है। तभी यहाँ पे जो जेन किंग है वो कहने लगता है कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है, वो मेरे जाल में क्यों नहीं फंसा। डिमोनिक ट्री ने सबको अपने जाल में फंसा लिया, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो आखिर वो इससे अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग लगता है अगर ये कोई फर्टिलाइजर नहीं बन सकता तो शायद ये आगे चलकर एक सीड बनेगा। अब यहाँ पे मूचन और उसके सारे दोस्त इस पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी किंग शुआन इस जगह को देखकर फेंग से कहने लगती है कि ये मुझे किसी पैलेस से ज्यादा किसी का टॉम लग रहा है। तभी मूचन सभी लोगों से कहने लगता है कि अब हम यहाँ से अलग हो जाएंगे और अलग अलग होकर सर्च करेंगे, अगर किसी टीम को खतरा नजर आता है तो बाकी टीम उसे रेस्क्यू करने के लिए जाएगी। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि तीनों अलग अलग टीम को लीड करते हुए यहाँ से दूर निकल जाते हैं। अब तीनों टीम्स एक दूसरे से अलग हो चुकी थी। मूचन और उसकी टीम जिस तरफ बढ़ रही थी वो जगह बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही थी। पैलेस तो बहुत ही ज्यादा आलीशान था लेकिन चारों तरफ बस पेड़ की जड़ें थी और बीच बीच में तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लावर गार्डन भी मौजूद था। चलते चलते ये लोग एक ऐसी हॉल में पहुंच जाते हैं जो कि ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे गार्डन को उठा के किसी ने इस मेन पैलेस के हॉल में बैठा दिया और तभी इन्हें एक ट्री नजर आती है जिसे देखकर लूली कहने लगती है कि ये पहले वाली जैसी लग नहीं रही, तो मतलब ये रियल वाली डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री होगी। यहाँ पे फेंग और उसके पार्टनर को ये लग रहा था कि शायद हमारे सामने एक और ट्रैप किसी ने बिछा दिया हो। तभी मूचन यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के जरिए से इसे चेक करता है और आसपास वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर को भी बना देता है ताकि कोई भी इनके ऊपर हमला ना कर पाए। और थोड़ी देर में मूचन बताने लगता है कि नहीं, ये वाला डिफरेंट है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, जिसका मतलब ये असली है। अब यहाँ पे इससे पहले कि मूचन और उसकी टीम उस फूड के ऊपर अपना हाथ साफ कर पाती तभी यहाँ पर पीछे से कोई जंप करके सीधा आगे की ओर निकल जाता है। अब ये देखते साथ ही मूचन भी सीधा बढ़ता है। अभी यहाँ पे हम देख पाते कि वो लड़की जैसे इस फ्रूट को लेने वाली थी, मूचन उससे पहले वहाँ पे पहुंच जाता है और ये देखते साथ ही भाई वो लड़की उसके ऊपर हमला करने जाती है, अपने पैर से उसके ऊपर हमला करती है लेकिन मूचन तब डॉज कर जाता है। लेकिन तभी वो हवा में फ्लिप मारते हुए उसके पास आकर अपने पाँव के जरिए से हमला करती है लेकिन मूचन उससे भी डॉज कर जाता है। उसका ये पाँव अटैक इतना खतरनाक था कि वहाँ की चट्टान टूट चुकी थी। मूचन यहाँ पे अपनी टीम के पास वापस आ चुका था लेकिन जैसे ही यहाँ पे मूचन की शक्ल देखते है ना वो देखते साथ ही उसे पहचान जाती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो वो तुम थे। ये कहते हुए वो बिल्कुल ना गुस्से के मारे तिलमिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई मूचन अगर इसके हाथ लग जाए ना तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी और कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे ठरकी की इतनी हिम्मत, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। हाँ अब सब्र करो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। अब ये कहते हुए मूचन को वो चुनौती देती है। अब यहाँ मूचन जिससे इतने टाइम से खुद को बचाते हुए आ रहा था लूली के सामने कहीं इसका भांडा ना फूट जाए और कहीं बेचारे के बारे में वो गलत ना सोचने लगे। मूचन ने क्या कुछ नहीं किया बट एट द एंड इसका सामना हो ही गया और भाई लूली के सामने वो उसे ठरकी बुला रही है। अब गाइस इसी सीन के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और जिसमें कि तुम्हें
हैं। सब एक्शन एंड फाइट जो देखने को मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर जो लिू जिंग है मेरा फेवरेट, वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये सभी लोग इस चुनौती से कैसे निकलते हैं। बट गाइस, अगर तुम रेनेगेड इमोर्टल, परफेक्ट वर्ल्ड, BTTS, सोलैंड जैसी बड़ी बड़ी टॉप के डोंगास के फैन हो, इवन कि अगर तुम ग्रेट रूलर के भी फैन हो, तो तुम्हारे लिए कमाल की सीरीज को हमने शुरू किया है, जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और मेरी गारंटी है यार, सीरीज बहुत कमाल की, तुम्हें पसंद आएगा। सो गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।